नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों के साथ। अल्मोड़ा जनपद में अभी तक 33 जगह आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों हेक्टेयर वन संपत्ति नुकसान हो चुका है। तो वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि वन विभाग ने आग पर काबू पाने की बात कही है। वहीं वनाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह आदि कार्यक्रमों से और लोगों की लापरवाही से जंगलों में आग लग रही है, जिसके लिए ग्रामीणों को समझाया जा रहा है और आग लगने वालों के खिलाफ वन अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कि अभी फायर सीजन में काफ़ी टेम्परेचर अधिक होने की वजह से फायर की घटनाएं में काफ़ी वृद्धि आई है और मुख्य रूप से जो प्रकरण हो रहे हैं वो ग्राम वासियों के द्वारा जो फायर अपने आसपास लगाए जाते हैं वो आगे फैल के हमारे रिजर्व में चला जा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या बनने लग गई है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी ग्रामवासियों को अपील करना चाहूँगा कि कृपया इस मौसम में जब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है और हवा की गति इतनी तेज़ है, कृपया इस तरीके के जलावने का कार्य न करें। ना किया जाए जंगलों में, और खासकर आग जिससे लग सके ऐसे कार्यक्रमों से बचा जाए। अब तक 33 जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद वन अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। बीजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी हनी पाठक ने कांग्रेस पर बेतुकी बयानबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता कांग्रेस में होता है तो वो उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है उसे भ्रष्ट बता देते हैं। कांग्रेस के खिलाफ ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस उस नेता को भ्रष्ट बताते हैं। ये बयान सामने आया है, हनी पाठक का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपना बयान दर्ज करवाया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब भी कोई नेता होता है तब तक कांग्रेस कुछ नहीं कहती है, लेकिन जब कांग्रेस से कोई नेता दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो कांग्रेस उसके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने शुरू कर देती है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष के पास बोलने को कुछ रहा नहीं। उनकी रीति नीति और कांग्रेस के लोगों के से परेशान होकर वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जब तक उनकी पार्टी में थे तो उन पे भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं था। जब वो हमारी रीति नीति से खुश होकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो इनको ये किस आधार पर ये सर्टिफिकेट उनको भ्रष्टाचार का दे रहे हैं? पहले अपने अंदर आकलन करें और ये सोचे कि क्या बात है और क्यों उनकी से पार्टी की रीति नीति से लोग खफा होते जा रहे हैं। और मैं करण महाराज जी के लिए और सभी कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी पुरानी गांठें खोलना नहीं आता और मशखरी करने के अलावा आपको कुछ बोलना नहीं आता। एच ऑफिस वाला डालो। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.30% मतदान कम हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से ये मत प्रतिशत घटा है। चार जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिरा है।
कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी माफिया और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। देश और प्रदेश की जनता अब बीजेपी के असली चेहरे को भली भांति समझ चुकी है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि माफिया और भ्रष्टाचारी बीजेपी रूपी गंगा में डुबकी लगाने को आतुर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की दशा देखकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा दुखती होगी। नहीं, मुझे भाजपा बता दे अगर मेरी पार्टी में कोई बलात्कारी है तो मैं उसमें विचार करूंगा। अगर कोई ब्रजभूषण सिंह मेरी पार्टी में आज की तारीख में है तो हम उसको भी देखेंगे। कुलदीप सेंगर है तो वो भी देखेंगे। अगर विनोद आर्या है, पुलकित आर्या जैसे लोग हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की है और उन्हीं के महामंत्री का नाम, उन्हीं के महामंत्री संगठन का नाम प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के माँ बाप ने लिया है। हमने नहीं कहा। भाजपा अगर जवाब देती है तो पहले सोच ले। और एक बात जरूर है पवार साहब, मैं जब कोई बात बोलता हूं तो मैं तथ्यों पर आधारित बात बोलता हूं। भाजपा की तरह मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूं। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता ने मशीन चलवाई है। अवैध रूप से ये सड़क के बीच पर मशीन चलवाई गई है। आपको बता दें कि बीच सड़क सबमर्सिबल के लिए पाइप डाला गया है और शिकायत के बाद नगर निगम की टीम भी पहुंच गई है। अवैध रूप से मशीन चलाई गई थी जिसके बाद मशीन को जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ऋषिकेश से सड़क के बीचों बीच मशीन चलाई गई है। अवैध रूप से ये मशीन चलाई गई है जिसके बाद नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची है। बीजेपी के नेता जिन्होंने ये मशीन चलवाई है उनकी मशीन को भी जब्त कर लिया गया है। बीच सड़क पर सबमर्सिबल की ये मशीन चलाई गई है। हालांकि शिकायत के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने मशीन को जब्त कर लिया है। ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता ने बीच सड़क के बीचों बीच मशीन चलवाई है। सबमर्सिबल की ये मशीन चलवाई गई है। पाइप जलवाने के लिए सड़क के बीचों बीच ये मशीन चलवाई गई जिसके बाद नगर निगम को शिकायत दी गई। नगर निगम ने शिकायत के बाद मौके पर पहुंचकर मशीन को जब्त कर लिया है। बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी नेता ने सड़क के बीचों बीच पाइप डलवाने के लिए सबमर्सिबल की मशीन डलवाई और मशीन डलवाने के बाद शिकायत भी उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई जिसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मशीन को जब्त कर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मरीज मिलने के संदर्भ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जिस तरीके से मौसम गर्म हो रहा है और आगे बारिश के भी आसार हैं, तो वहीं मच्छर जनित समस्याओं को लेकर अस्पताल पूरी तरह सज रहा है। पिछले साल की तरह ही एक 19 बेड का ऑक्सीजन वार्ड और 9 बेड का आईसीयू इसे फैलने वाली बीमारियों के लिए रिजर्व करके रखा गया है। बदलते मौसम के चलते अब कई बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है, तो वहीं मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियों के लिए भी अब अस्पताल में सभी डॉक्टर्स सतर्क हो गए हैं। तो वहीं देहरादून में भी अब अस्पताल में 19 बेड के आईसीयू की भी तैयारी की गई है और ऑक्सीजन वार्ड को तैयार किया गया है। 9 बेड के आईसीयू का तैयार किया गया है, तो वहीं 19 बेड के ऑक्सीजन वार्ड का जो है तैयार किया गया है और इसमें सभी इमरजेंसी केसेस को जो है भर्ती कराया जाएगा। जैसे जैसे गर्म मौसम होता जा रहा है और आगे बारिश के आसार भी रहेंगे, तो ऐसे में हमारा अस्पताल पूरी तरह इस तरह की जो मच्छर जनित रोग हैं जिसमें डेंगू है, मलेरिया है, इसके लिए हम पूरी सजग हैं। ऐसे में कोई भी मरीज जिसमें बुखार और तेज बदन दर्द या प्लेटलेट की कमी अगर पाई जा रही है तो हम डेंगू के लिए उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो इस क्रम में 3 मरीज मिले हैं, लेकिन उसमें कोई भी कंफर्म अभी केस मेरे पास संज्ञान में नहीं है। बाकी हमारे पास पिछले साल की ही तरह हम लोगों ने अभी एक 19 बेड का ऑक्सीजन बेड वाला वार्ड और 9 बेड का आईसीयू, ये हमने लोगों ने जो फैलने वाली बीमारियां इनके लिए रिजर्व करके रखा है। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर उत्तराखंड में यात्रा की तैयारी चाक चौबंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के ये 3 जिले हैं जहां चारधाम है, तो वहां के जिलाधिकारियों को यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा में इस बार भी भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारों धामों के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन जारी है।
और अभी कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 13 लाख के पार चला गया है। तो वहीं प्रदेश में पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि गढ़वाल कमिश्नर और सभी जिलाधिकारियों को व्यवस्थाओं की दुरुस्त करने के लिए सभी निर्देश दिए गए हैं। ऑलरेडी आपदा के दृष्टिकोण से जो हमारा आपदा विभाग है उनके द्वारा समय समय पे ड्रिल्स की जाती है और जहां तक यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है, जो गढ़वाल कमिश्नर और जो 3 जनपद जहां पे 4 धाम अवस्थित है उनके द्वारा की गई है। इसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वो धनराशि भी हमारे द्वारा जनवरी और फरवरी में जारी कर दी गई है। सारी तैयारियां हो चुकी है और जहां तक रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है या जो यात्रियों की जो भारी संख्या है, तो यात्रियों के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई हमको करनी है, जो सुविधाएं विकसित करनी है, हमने कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बात को लेकर गढ़वाल मॉडल विकास निगम के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि 4 धाम यात्रा में यात्रियों के रहने की सुविधा के लिए निगम के गेस्ट हाउसों का रिनोवेशन भी हो चुका है और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में हमारे कुछ कार्य शेष हैं जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हमारे जो चारों धाम है उसमें एक तो रहने की व्यवस्था की जाती है यात्रियों की और एक तो भोजन की व्यवस्था की जाती है। उसके अलावा टूर भी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें कि गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हमने जो भी हमारे जो भी गेस्ट हाउसेस से उनका रेनोवेशन हो गया है और केदारनाथ धाम की जो केदारनाथ जी में भी हमारा कार्य अभी वर्तमान में गतिमान है, जो कि समय प्रबंधगत पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके अलावा बद्रीनाथ में भी हमारे काम लगभग समाप्त हो चुके हैं, जो कि पूर्व में ही काफी पहले हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो लगभग तैयारियां पूर्ण है और हमारा पूरा प्रयास है कि जीएमएन की पूरी टीम मिलकर एक अच्छा 4 धाम यात्रा करवाएगी और लोगों को जो भी यहाँ से भारत से जो भी लोग आएंगे यहाँ पर उनको एक अच्छा संदेश देगी। राज्य परिवहन विभाग शहर को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम लेकर आया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि सिटी बस और विक्रम संचालक अपने डीजल वाहनों के एवज पर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हैं और पुराने वाहनों की स्क्रैच कराते हैं तो उनको 50% या 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप ना कराकर अन्य राज्यों में देते हैं तब ऐसे में उन्हें 40% या फिर 12 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये जो आप सब्सिडी वाली बात स्कीम है, ये केवल सिटी बसेस के लिए है, सिटी मोबिलिटी के लिए, अर्बन मोबिलिटी के लिए। ये देहरादून शहर में प्रारंभ की गई है। देहरादून शहर में जो सिटी बस हैं इस समय संचालित, इसके अलावा जो कुछ मैजिक टाइप की गाड़ियां हैं, ओमनी बस, कुछ विक्रम टेम्पो टाइप की गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को, क्योंकि ये पॉल्यूटिंग गाड़ियां हैं, पुरानी हैं, बहुत सारी रिप्लेस नहीं कर पाई हैं, तो इनको रिप्लेस करके इनके जगह पे नई गाड़ियां, BS6 मानक की गाड़ियां या CNG गाड़ियां या नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को लाएंगे, ये प्लान था। जिलाधिकारी वंदना के आदेश के बाद हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं। उन सभी नो पार्किंग जोन में 2 दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि इन नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि सड़क हादसों को रोकथाम के लिए प्रवर्तन विभाग अब नियमित कार्रवाई करेगा ताकि दुर्घटनाओं पर रोकथाम किया जा सके। शहर के निजी स्कूलों की बसें यदि सड़क पर खड़ी की गई तो उनका भी तुरंत चालान काटा जाएगा। साथ ही पर्यटन सीजन में किसी भी प्रकार से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर पर्यटन विभाग लगातार गंभीर है और लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में, उनमें लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटन सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर हल्द्वानी से है, जहां डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में डॉक्टर्स रूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैग पर हाथ साफ करने वाले चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में एप्रिन पहने चोर ने डॉक्टरों के रूम में मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद अस्पताल के मेडिसिन विभाग में तैनात डॉक्टर राहुल बीच ने पुलिस को तहरीर दी। और इस मामले में एसटी सिटी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि सीओ सिटी नितिन लोहानी ने और कोतवाल उमेश कुमार मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिस पर सीसीटीवी खंगालने गए तो पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी की बाइक और बैग सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी युवक से चुराया गया सारा सामान भी मिल गया है। गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जो 307 का मामला था, आनंदपुर थाना कोतवाली हल्द्वानी टीबी नगर क्षेत्र में पड़ता है। 21 अप्रैल को एक फायर की झोंकने की खबर थी। इस पर पुलिस गई थी मौके पर, घटनास्थल पे। तो ये जानकारी में आया कि सुशील मौर्य के भतीजे वेदांत मौर्य को गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया और बाद में हायर सेंटर बरेली में रेफर हुआ। तत्काल इस पर FIR दर्ज हुई और हमारी टीमें इस पर बनी, जिसको लीड सीओ हल्द्वानी नितिन लोहानी जी ने किया। खबर देहरादून से है, जहां परमार्थ निकेतन में सेवा दे रहे एक कर्मचारी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक लकी सिंह पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा था। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी रवि सैनी ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है। परमार्थ निकेतन में ये घटना घटित हुई है, जहां पर सेवा दे रहे एक सेवार्थी ने आत्महत्या कर ली है। वहीं आपको बता दें कि शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और खुदकुशी करने की वजह पर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देहरादून में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बंसल ने कहा कि उनके घोषणा पत्र के हिडन एजेंडे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो चोट की है, इससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। नरेश बंसल ने आगे कहा कि उनके घोषणा पत्र का हिडन एजेंडा बहुसंख्यकों का आरक्षण खत्म करना है। उसका हिडन एजेंडे पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जब चोट की है और देश के सामने उसके हिडन एजेंडे को रखा है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। कांग्रेस का थोड़ा इतिहास जानना आवश्यक है। 60 के दशक से कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण करने की नीति पर चल रही है। राजनीति में उसने सत्ता का इसको हथियार बनाया। पिछले 10 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और चुनाव में विकास का एजेंडा लेकर के आए, तो कांग्रेस लगातार चुनाव में पराजित हो रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर हुई सीबीआई छापे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का छापा उनके ऊपर नहीं पड़ा है। सीबीआई की तरफ से पाखरी टाइगर सफारी की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में विकास की सोच के साथ भारत सरकार से पाखरो टाइगर सफारी को स्वीकृति दी गई थी, जिससे कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला। सीबीआई जांच होनी ही थी तो बेहतर होता कि सभी विभागों की होती। साथ ही मंत्री होने के नाते इस जांच को लेकर उनसे सीबीआई ने पूछताछ भी की है। देखिए, सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ नहीं हो रही है, वो पाखरो टाइगर सफारी के काम को लेकर हो रही है। और एक मंत्री के रूप में मैंने कोशिश की है कि टाइगर सफारी बने, गढ़वाल का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। लाखों एक पाखरो टाइगर सफारी अगर आज बन गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी के कोई सफारी चलाता, कोई गाइड का काम करता, कोई ढाबा खोलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कोई टूर गाइड का। मैं सोचता हूँ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को काम मिलता।
19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के पहले मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों को परिणाम का इंतजार है। वहीं ईवीएम के जरिए मतदान होने को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी बीजेपी से नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम से वोटिंग नहीं कराए जाने के लिए गुहार लगाई है। दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में ईवीएम कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी। इसकी सारी राजनीतिक पार्टियां, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो सभी ने गुहार लगाई है कि ये ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संदेह के घेरे में पहले भी आ चुकी है। पहले लोग कांग्रेस का बटन दबा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसकी पर्ची दिख रही है। तो ये पूरा देश चाहता है कि ईवीएम से वोटिंग ना कराकर बैलेट पेपर से करा जाए। इसी की परिणति है कि हरिद्वार के अंदर एक बुजुर्ग को गुस्सा आया। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, पूरे देश के अंदर लोगों में गुस्सा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। जिस देश के अंदर ईवीएम बनती है वो उसमें ईवीएम से वोटिंग नहीं करा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को और देश के सर्वोच्च न्यायालय को सोचना चाहिए कि जब जनता इसकी मांग नहीं कर रही है, इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, आगे भी आने वाले समय पे निश्चित तौर पे और भी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसलिए बैलेट पेपर से पारदर्शिता होती है, उससे चुनाव होगा तो बेहतर होगा और इस प्रकार की घटनाएं भी नहीं होंगी। ऐसा से नहीं ना, ये ईवीएम चालू ही कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ। ईवीएम को वही लेकर के आए थे। जहां वो हारते हैं तब वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब जीतते हैं तो चुप बैठ जाते हैं। हिमाचल में तो उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक में तो नहीं कहा कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए। जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई तब तो नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से बन गई। तो ये तो केवल एक बहाना ढूंढते हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी के बयान पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी बयानबाजी कर रही है, इनके संस्कार इनके अंदर बचे ही नहीं है और न ही कोई विचार बचा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी हमारे पूर्व वरिष्ठ नेताओं का काफी सम्मान करती है। हमारी पार्टी उनके पद चिन्हों पर ही आगे बढ़ रही है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इनके जन्मतिथि को और पुण्यतिथि पर हमेशा कार्यक्रम आयोजित करती है। उनके कोई संस्कार और उनकी आत्मा उनके अंदर रही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई विचार रहे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जो अग्रज नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया है, उनका बहुत सम्मान करती है और हमेशा अपने जो हमारे महापुरुष हम उनको कहते हैं, उनके जन्म तिथि पर हमेशा पार्टी कार्यक्रम आयोजित करती है। चाहे अटल जी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के विचारों को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहा है। उसी के उस पर हमारी सरकार के जो कार्य होते हैं उन्हीं विचारों से प्रभावित हमारी सरकार भी काम करती है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाला घनगड़ी पुल को लेकर ट्रस्ट बोर्ड प्रतिनिधि सुरेश कड़ाकोटी ने घनगड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि घनगड़ी पुल का जल्द ही कार्य प्रारंभ होने का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सल्ट विधायक महेश जीना, रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पुल गढ़वाल कुमाऊं के संपर्क को जोड़ने वाला पुल है। बरसात के समय स्थानीय लोगों के साथ आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और पुल बनने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। ये धनगढ़ी जो पुल का कार्य फिर से शुरू हो चुका है, जो हमारे माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सल्ट विधायक महेश जीना जी का आभार तो उन्हें कार्य फिर से शुरू हो चुका है। उन्होंने माननीय सल्ट विधायक महेश जीना जी ने और डॉक्टर प्रमोद नैनवाल रानीखेत के विधायक जी ने इसको विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि पुल जो हमारा पुल है ये कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ता है, बरसात में यहाँ काफी परेशानियां होते हैं। इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनने इस माननीय विधायक जी के 300 में जो क्वेश्चन लगाया था उसको अतिशीघ्र कार्य करने के निर्देश विभाग को दिए। उसमें आज कार्य फिर से। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।